शो ऑन दिस चैनल। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं या फिर अदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल वाले कैसे भारत में घुसपैठ करते हैं, और तो वो समझ लिया था। आज हम लोग देखते हैं ये जो अंग्रेज़ लोग हैं भारत में घुसपैठ करके क्या क्या कांड रचाए हैं। जैसे कि टॉपिक आज का होगा 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857, देन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कैसे भारत आज़ाद होता है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में मराठा अंपायर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, 2 लेक्चर लगे इसको कंप्लीट करने में। फिर हमने ये आपको टास्क दिया था कि सिख गुरु से क्वेश्चंस आता है तो याद रखना सबसे पहले सिख गुरु कौन थे, सबसे लास्ट कौन थे। ये सब लास्ट क्लास में हो चुका है। ठीक है, फिर ये मैंने बताया था कि अंग्रेज़ जब आए थे तो उस समय भारत में बहुत सारे स्टेट्स थे, जैसे कि अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, जाट हो गया, कर्नाटक हो गया। एंग्लो कर्नाटिक वार मैंने पढ़ाया था, एंग्लो मैसूर वार मैंने पढ़ाया था, लास्ट क्लास की बात है सब। तो ये वाला मैंने बताया था कि बंगाल के जो फाउंडर थे मुर्शिद कुली खान थे, अवध के फाउंडर शहादत खां, हैदराबाद के फाउंडर निज़ामुल मुल्क, मैसूर के हैदर अली, जाट के तो देख लेना आप लोग। ठीक है, इन सब के बारे में ये मराठा एम्पायर मैंने कर लिया था। अभी आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। ये टॉपिक फिर पढ़ाया था कि भारत में कैसे घुसपैठ, मतलब अंग्रेज़ लोग भारत में आए तो आए कैसे, उसकी चर्चा भी हो चुकी है। द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मतलब पुर्तगाल, फ्रेंच, डच, इंग्लैंड वाले, ये सभी लोग आए थे। लेकिन भारत पे अल्टीमेटली राज किसका हुआ? बस इंग्लैंड का, बाकी सबको भागना पड़ा। तो ये सभी डिस्कस हो गया था। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश वाले भी लोग आए थे भारत में, फ्रेंच वाले भी लोग आए थे, ये तो कर ही लिया था। यहाँ पर देखो, ये कल लास्ट क्लास की वीडियो में मैंने बताया था बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल में जब इंग्लैंड लोग आया तो उनसे एक लड़ाई लड़नी पड़ी, बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था और बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज़ लोग जीत गया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली अंग्रेज़ लोग जीत गया तो बंगाल पे अब किसका राज होगा? अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ का जब राज हो गया तो यहाँ पे डुअल सिस्टम स्टार्ट हो गया, यानी या राजा भी यहाँ पर राज कर रहा था और अंग्रेज़ के अंडर काम कर रहा था। तो 2 लोग चला रहे थे बंगाल को। तो बैटल ऑफ प्लासी है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कवर कर लिया, पढ़ लिया। आप लोग ये जो है ना PDF अपलोडेड है, रिवीजन कर लेना एक बार, एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है। फिर देखते हैं भारत में गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। शुरुआत में जब अंग्रेज़ लोग आया था तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, सेकेंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था। ठीक है, ये रहा। फिर गवर्नर जनरल का पद हटा करके एक नया पद आया था जिसका बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, पहले था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये सारे लोग हुए। फिर ये वाला पद जो है एक पोस्ट है, समझ रहे हो, जैसे IAS IPS का पोस्ट होता है वैसे ही। तो यहाँ पर इसको हटा करके फिर नया पोस्ट लाया गया इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड के जो वहाँ पे महारानी बैठी रहती है उनके द्वारा, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। फिर ये क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द लास्ट। तो ये दोनों का नाम याद होना चाहिए। देन इसका पोस्ट ख़त्म करके जैसे जैसे मामला देखते जा रहे थे, अंग्रेज़ लोग जो होता ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ज़्यादा बाबा बन रहा था। तो वहाँ पे जो इंग्लैंड में बैठी हुई महारानी, तो वो देख रही थी, प्रेसिडेंट जो थी देख रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा बाबा बन रहा है। तो ये पोस्ट वगैरह जो पहले था उसको ख़त्म कर करके नया नया पोस्ट लाया जा रहा था। ठीक है, बहुत सारा चार्टर एक्ट भी हुआ था। तो यहाँ पर देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट करके ख़त्म करके फिर वाइसराय ऑफ इंडिया का पोस्ट आया। फिर लास्ट में ये सारी देखने के बाद, ठीक है, 1857 की क्रांति देखते। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि देख लो, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। ये 1757 में बना था। और याद करो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो ये बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में किया था और जीत गया था। उसके बाद पहला बंगाल में जो गवर्नर जनरल बना था, ठीक है, वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ रही थी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। फिर बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ा गया 1764 में। ठीक है,
अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ बक्सर किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, कौन ये लीडर कर रहा था इंग्लैंड की तरफ से, तो वो मेजर मुनरो थे। मेजर मुनरो उधर से लड़ रहे थे और इधर से तो मीर कासिम था ही बंगाल का, और सुजाउद्दौला भी था, ठीक है, और मुग़ल एम्परर शाह आलम भी था। तो तिलगुट सेना इधर से लड़ रही थी और उधर से मुनरो लड़ रहा था इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास की बात है, तो इतना डिटेल में हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, लास्ट क्लास देख लेना, डिटेल में समझ में आएगा। वही वाला बात है ना, बंगाल जीतने के बाद बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव बना, और ये कितने समय तक रहता है, 1757 से 60, 3 सालों के लिए ये बना था। फिर इसको हटा दिया गया, फिर इसको दोबारा बनाया गया 1765 से लेकर 67 तक। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया, ये जो इसने क्या किया था, डुअल सिस्टम ऑफ स्टार्ट किया था गवर्नेंस का। जैसे कि देखो, बंगाल में जब ये जीत गया था तो बंगाल में पूरी तरीके से जो राजा थे उसका अथॉरिटी नहीं छीना था। बंगाल का जो राजा है वो भी राज कर रहा था, और किसके अंडर कर रहा था, इंग्लैंड के अंदर। तो यहाँ पर दो दो लोग बंगाल पे राज कर रहे थे। तो डुअल सिस्टम इन बंगाल किसने स्टार्ट किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्वेश्चन आता है कब किया था, 1765 में, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के जस्ट बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और 1765 में इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। क्योंकि 1765 में ये दोबारा गवर्नर जनरल बना था, कहाँ का, बंगाल का। तो दोबारा जब बना था तब इसने ही स्टार्टेड द डुअल सिस्टम इन बंगाल इन 1765। उसके बाद आते हैं, देखो यहाँ पर लिस्ट और भी लंबा हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है गवर्नर जनरल का उसका नाम है। तो यहाँ पर बस याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन, वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। 1772 में ये बनता है, फिर 1785 तक ये रहता है, तो काफ़ी लंबा इसका समय था, ठीक है। इसने क्या क्या किया है अपने काल में, जब ये बंगाल का गवर्नर बना था तो इसने क्या क्या कामें की है, वो आता है एग्जाम में। जैसे कि ये ब्राउट द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू एन एंड वाई रेगुलेटिंग एंड 1773। जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था उसको ख़त्म किया था ये बैरिंग हेस्टिंग। तो याद रखना, चालू करने वाला ये था और ख़त्म करने वाला ये था। और ख़त्म किया गया था तो एक एक्ट के थ्रू ख़त्म किया गया था। उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट भी बहुत सारा है, तो याद रखना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। जब जस्ट बना था और 1 साल बाद इसने डुअल गवर्नमेंट का ख़त्म कर दिया। बोला जो हैं हम ही हैं, मतलब जो है बंगाल में इंग्लैंड ही है, कोई दो 3 को इंग्लैंड को नहीं संभालेगा, अकेले संभाल लेंगे जैसे, ठीक है। तो याद रखना, इसने एक और काम की थी, ये जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो ये था, लेकिन असली मायने में अगर देखा जाए तो इसने बहुत अच्छी अच्छी कामें किए, तो इसको भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप याद रखना, ये सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहोगे इसको, ठीक है, फर्स्ट नहीं। उसके बाद इसने एक और कामें की थी, ग्रेट पैट्रोन ऑन ओरिएंटल लर्निंग, फाउंडेड द एलास्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विथ विलियम जोन्स इन 1784। इसने जो बंगाल में, बंगाल की जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है विलियम के साथ मिल करके, विलियम जोन्स इनके मित्र थे, उनके साथ मिल करके 1784 में इसने ओरिएंटल लर्निंग पे काम किया है। ग्रेट पैटर्न ऑफ ओरिएंटल लर्निंग फाउंडेड इन द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विथ विलियम जोन्स एंड 1784, ठीक है। तो ये था। उसके बाद बैरन हेस्टिंग ने बहुत अच्छी अच्छी कामें की, ठीक है। अच्छी अच्छी कामें तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सभी मतलबी थे, भारत के लोगों का भला नहीं चाहते थे, अपने मतलब का जो अच्छा लगता था वो करते थे, तो इनके लिए अच्छा था, हम लोग के लिए नहीं। फिर उसके बाद देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आया 86 में, इसके जाने के जस्ट बाद आया है, 85 में ये गया, 86 में ये आया। तो ये 86 से 93 रहता है, लगभग 7 सालों के लिए, ठीक है। इसने क्या क्या किया है, तो इसने डिड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ऑल्सो कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। याद रखना ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था 3rd में आया, और इसने जो जमींदारी सिस्टम है जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, उसको इसने स्टार्ट किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इसने किया था, ओके। तो ये आता है एग्जाम में। उसके बाद एक अर्थ है, द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉस
लॉ को कोडिफाई करने वाला पहला इंसान ये था। द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो आज यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, वो इन्हीं के समय में आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है कब शुरू किया गया था। आपसे मैं ईयर पूछ रहा हूँ, ठीक है, कमेंट में बताना है। उसके बाद देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये दो मेन है, तो दोनों लाइन ये याद है, दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जितनी लाइनें दी गई है इंपॉर्टेंट है। अगर डिटेल में पढ़ने लग जाओ ना तो इस पे 2 चैप्टर बनता है। डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये शॉर्ट है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखो लॉर्ड वेल्सेली जो है उसके बाद आता है 1798 से 1850 में, और इसका एक मुख्य काम है कि ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का ये जो पॉलिसी है इसके अंडर में आया था, इसके कार्यकाल में आया था, लॉर्ड वेल्सेली के कार्यकाल में। तो सब्सिडरी पूछा जाता है एग्जाम में, हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, देन आंसर इज लॉर्ड वेल्सेली, 1798 से लेकर 1850 में। फिर इसके बाद सब्सिडरी अलायंस मतलब मित्रता होते हैं, बाहर के देशों से मित्रता करना, सब्सिडरी करना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखते हैं एलायंस, सब्सिडरी एलायंस। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पोस्ट खत्म हो गया, फिर एक एक्ट लाया गया, एक्ट के थ्रू ये पोस्ट खत्म किया गया। देन नया पोस्ट आया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद था वो हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद है उसको हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब इंडिया का गवर्नर जनरल होगा, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि शुरुआत में इनका जो राज्य था ना वो बंगाल पे ही था, पूरे इंडिया पे अंग्रेज़ लोग का राज नहीं था। ठीक है, तो ये बंगाल में ही अपना गवर्नर चला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये अंग्रेज़ लोग ने पूरा भारत को अपने कब्जे में ले लिया, और भारत को कब्जे में लेने के बाद देन गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया का पद लाया। ठीक है, और इसमें से लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर मैं पूछूं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन रॉबर्ट क्लाइव। इंडिया का विलियम बेंटिक। ये 1828 में बनता है, फिर 1835 तक चलता है, लगभग 7 साल के लिए। ठीक है, इसने बहुत अच्छी अच्छी कामें की है अपने के लिए। ठीक है, जैसे कि कैरिड आउट द सोशल रिफॉर्म्स लाइक प्रोविजन ऑफ सती 1829, सप्रेशन ऑफ थग्स 1830। ठीक है, सती प्रथा सुने होगा नाम, तो इसका पूरी तरीके से बैन किया गया। सोशल रिफॉर्म्स इसने काफ़ी अच्छी की है। सोशल रिफॉर्म्स मतलब जो कुरीतियाँ अब चलती आ रही है, गलत चीज़ें चलती आ रही है, उस पर प्रोहिबिशन किया गया, मतलब बैन लगाया गया। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ सती 1829 में किया गया था, याद रखना डेट 1829 में। फिर उसने ये जो ठग्स वगैरह हैं, ठग्स समझते हो, ठग लाइफ, तो ये जो ठग्स वगैरह हैं उनको बैन कर गया, सप्रेशन किया गया, ख़त्म किया गया 1830 तक। ठीक है, फिर इसने मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ मैकाले। मैकाले के कहने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसने इंग्लिश लैंग्वेज को हायर एजुकेशन में कंपलसरी करवा दिया। अब जितनी भी पढ़ाइयाँ हुआ करती थी हायर एजुकेशन की वो इंग्लिश माध्यम में हुआ करती थी। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इसके आने से ऐसा हुआ, और आज भी हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कोई भी किताब वगैरह। ठीक है, पहले सिर्फ हिंदी था, लेकिन इसके आने के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद ये जो है इंग्लिश का सिस्टम आ गया भारत में, और अब इंग्लिश में लोग पढ़ाई करने लगे, हायर एजुकेशन लेने लगे। कंट्री इंडिया। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे? मैकाले। देन नेक्स्ट है कि ही सप्रेस्ड द फीमेल इनफेस्टिसाइड एंड चाइल्ड सैक्रिफाइसेस। देखो जैसे कि मैंने बोला इसका सबसे बड़ा काम था ना सोशल रिफॉर्म्स करना, तो इसने सती पे बैन लगाया, देन थग्स वगैरह को सप्रेशन किया, इससे सोसाइटी अच्छी हो जाती है, ये सब काम गलत काम को रोका इसने। देन इसने एक और भी सोशल रिफॉर्म किया था, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होता है उसको, जो बच्चे लड़की पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है। देन इन्फेंटिसाइड जो हुआ करता था उसको फीमेल का, जैसे कि देखो ना लड़के लोग होते हैं तो उसको रहने देते हैं, लड़की लोग होती है तो उसको बच्चे में ही मार दिया जाता था, तो उस पर भी रोक इसने लगाया था। देन चाइल्ड सेक्रीफाइस जो होता है, बच्चा का जो बलिदान दिया जाता था पहले, उस पर भी इसने सप्रेशन किया, पूरे तरीके से ख़त्म भले ही नहीं किया लेकिन सप्रेस्ड किया था पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये था इनका मेन काम। तो इनसे क्या याद रखना है? सोशल रिफॉर्म्स पे इसने बहुत कामें की है। सोशल रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन,
एजुकेशन में किसका, इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया। ठीक है, दो चीज़ें इससे याद रखनी है, सोशल रिफॉर्म एंड एजुकेशन। ठीक है, फिर एक आता है चार्टर एक्ट 1833 वाज पास्ड द मेड हिम इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, आपको पता है कि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बताओ इनको कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा ये पद मिला था, ये पोस्ट दिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट था। ठीक है, अब देखते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये इसने क्या क्या किया था, ओपन द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन। जो रेलवे भारत का इतना बड़ा भी इकोनॉमी का साधन है, इसका ही देन है। भारत में रेलवे का जो सिस्टम है, रेलवे लाइन का सिस्टम है, सबसे पहले इसने किया था। और सबसे पहला रेल कहाँ से कहाँ तक चला था, ठीक है, बताओ सबसे पहला ट्रेन कहाँ, कौन दो देशों के बीच, मतलब कौन दो सिटी के बीच चला था। तो स्टार्ट करने वाला डलहौजी था और चला जो था बॉम्बे से थाने, बॉम्बे से खुलता था थाने जाता था, थाने से खुलता था बॉम्बे आता था। तो ये पहला था। ठीक है, 1853 में ये स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने किया था ये शुरुआत रेलवेज़ का। तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, कब, 1853 में। और पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था, बॉम्बे से लेके थाने तक। ठीक है, फिर उसके बाद इसका और देखते हैं इसने क्या क्या किया है। जैसे कि लेड आउट द टेलीग्राफ लाइंस इन 1853। इसने 1853 में सबसे पहले तो रेलवे लाइन पे फोकस किया और पहला रेलवे चलाया बॉम्बे से थाने। फिर उसी साल 1853 में कुछ महीने बाद इसने क्या किया कि लेड आउट द टेलीग्राफ लाइंस पे इसने काफ़ी अच्छा काम किया। और फर्स्ट वाज फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। तो पहला जो है कलकत्ता से आगरा टेलीग्राफ लाइंस को इसने चलाया। ठीक है, तो इसके समय में दो कामें हुई 1853 में रेलवे एंड टेलीग्राफ लाइंस, रेलवे लाइन एंड टेलीग्राफ लाइन दोनों ये किया गया। ठीक है, टेलीग्राफ समझते हो ना, समझते ही होंगे आई होप। उसके बाद देखो इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्वेश्चन आता है हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से सिर्फ एक सही होगा, जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। एंड कैप्चर द सतारा 1848, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ठीक है, इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया और इसके बाद इसने बहुत फ़ायदा उठाया। जैसे कि भारत के बहुत सारे सिटीज़ पे इसका कब्जा करने लगा। जैसे कि हो गया सतारा, 1848 में सतारा को इसने अपना कब्जा में ले लिया। जयपुर एंड संबलपुर इसको भी इसने कब्जा ले लिया 1849 में। फिर उदयपुर को इसने जीत लिया, झांसी को भी इसने जीत लिया और नागपुर को भी कैप्चर कर लिया 1854 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एकदम सीक्वेंस वाइज है, 48, 49, 52, 53, 54। तो सीक्वेंस वाइज है तो याद होना चाहिए आपको। फिर 1854 में वुड डिस्पैच इसके द्वारा पास किया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वुड डिस्पैच पास किया गया। बहुत लोगों का अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसको बताएं, हिंदी में बहुत अच्छा नाम दिया गया है, हड़प नीति। ठीक है, हड़प मतलब समझते हो, हड़पना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो हुआ हड़प नीति कहलाता, और इसने इसके हेल्प से भारत के बहुत सारे सिटीज़ पे, बहुत सारे गांव्स पे यहाँ पर इसने हड़पा है। जैसे कि इसको कैप्चर कर लिया, जयपुर को कैप्चर कर लिया, संभलपुर को कैप्चर किया। तो ये हड़प नीति कहलाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसका रूल ये था कि अगर कोई राजा भारत पे है, भारत में उस समय राजा वगैरह थे उस समय, ठीक, तो कोई प्रिंस वगैरह है, अगर उसका बच्चा नहीं है, उसके संतान नहीं है, तो उसका ऑटोमेटिकली जो राजपाट है वो अंग्रेज़ के हाथ में चला जाएगा। तो यही इनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। ठीक है, डॉक्ट्राइन बन जाते थे ये लोग। तो राजा का बेटा नहीं है तो राजा कौन बनेगा, अंग्रेज़ बनेगा। ठीक है, तो यही है। उसके बाद वुड डिस्पैच जो है, एक मिनट, वुड डिस्पैच भी इनके द्वारा पास किया गया 1854 में। और उसके बाद देखते हैं वाइसराय ऑफ इंडिया। ये तुम्हारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ख़त्म होता है, वाइसराय में बहुत सारे हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं इनके। जैसे कि देखो कितने सारे हैं आपको। लॉर्ड कैनिंग को तो कभी मत भूलना, यहाँ से क्वेश्चन
4 से 5 बार आ चुका है लास्ट ईयर्स में। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ना, पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो देन लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 में, ठीक है। इस पोस्ट को ख़त्म करने के बाद जो है ये पोस्ट आया था वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब गवर्नर जनरल वगैरह ख़त्म, अब नया पोस्ट आया वाइसराय ऑफ इंडिया, और इसको लाने का पूरा श्रेय जाता है क्राउन ऑफ इंग्लैंड को, ठीक है। उन्होंने 1858 में एक नया नियम पास किया था और बोला था कि ये कोई गवर्नर जनरल वगैरह नहीं रहा, तो अब वाइसराय ऑफ इंडिया रहेगा, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग था पहला वाइसराय, 1856 से 1862 तक ये रहता है। और इसको भी देखो, लॉर्ड कैनिंग से 2 चीज़ें याद रखनी पड़ती है, इसीलिए इसको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 2 चीज़ें। ये पहला वाइसराय ऑफ इंडिया था, पहला। और अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर, तो फर्स्ट और लास्ट अगर पूछा जाए ना, तो लास्ट यही था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। तो ये जो दोनों पोस्ट पे रह चुका था, जो लॉर्ड कैनिंग था, ये जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था तब ये नया रूल्स लाया था, इसको हटा करके इसको लाया गया, वाइसराय ऑफ इंडिया का पोस्ट लाया गया। फिर जैसे ही वाइसराय ऑफ इंडिया का पोस्ट लाया, लॉर्ड कैनिंग को ये वाला पोस्ट हटा करके एक नया पोस्ट दे दिया गया और पहला वाइसराय इन्हीं को बनाया गया था। तो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग जो था ये लास्ट गवर्नर जनरल भी था इंडिया का और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी है, तो दोनों चीज़ ये था, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, म्यूटिनी टुक प्लेस इन हिज टाइम, इसके समय में एक बहुत बड़ी घटना हुई, तो म्यूटिनी टुक प्लेस इन हिज टाइम, इसके कार्यकाल में ये म्यूटिनी हो गया था। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लड़के होंगे जो बोलेंगे म्यूटिनी क्या होता है, व्हाट इज़ म्यूटिनी। तो म्यूटिनी होता है रिवोल्ट, क्रांति। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, ठीक है। अब देख लो ना, इसका समय ये बना कब था, लॉर्ड कैनिंग 1856 में बना था, और अपना जो क्रांति हुआ था 1857 की क्रांति इसी के समय में ना होगा। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर उसको उसी को बोला जाता है म्यूटिनी। तो म्यूटिनी कब स्टार्ट किया गया था, इसके समय में स्टार्ट किया गया था, इसके एकदम जस्ट एक ये बना था 1856 में, 1 साल बाद 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है। इसीलिए लिखा गया म्यूटिनी टुक प्लेस इन हिज प्लेस। एंड काफ़ी जो थे 1856 से लेकर के 1857 तक, ठीक है, ये हमारा जो क्रांति वो चला, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा था। आप भी जानते हैं हम लोग को 1857 की जो क्रांति थी वो अनसक्सेसफुल था, इसमें भारत लोग की हार हुई थी और ये लोग जीत गए थे। और अनसक्सेसफुल है, क्यों अनसक्सेसफुल है, आप लोग देखो यार, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो हमारा भारत 1947 में जाने की ज़रूरत क्या थी, हमारा तो 1857 में ही हम लोग आज़ाद हो जाते। लेकिन चूँकि ये अनसक्सेसफुल रहा था, तो हम लोग को आज़ादी बहुत बाद जाके मिली, 1947 में जाके मिली, ठीक है। तो याद रखना, म्यूटिनी या फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर पूछा जा सकता है कि जो 1857 की क्रांति है उस समय वाइसराय कौन था इंडिया का, तीनों का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। म्यूटिनी के टाइम लॉर्ड कैनिंग, तीनों एक ही वर्ड मीनिंग है, सिनोनिम एक तरीके से, ठीक है। म्यूटिनी को रिवोल्ट कहा जाता है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो, ऑन नवंबर 1858 द रूल पास्ड ऑन द क्राउन। ये देखो 1857 की जब क्रांति हुई तो ब्रिटिश की जो क्राउन थी, इंग्लैंड में जो बैठी हुई क्राउन थी, उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अब नालायक हो चुके, इनसे नहीं संभलने वाला है भारत। तो अब जो अथॉरिटी थी, अथॉरिटी इन सभी से छीन करके 1858 में इंग्लैंड की क्राउन जो थी बोली अब हम संभालेंगे भारत को, तुम लोग से नहीं संभलने वाला। तो 1857 में ब्रिटिश क्राउन जो थी उन्होंने एक रूल पास किया था और उसी के तहत ये काम हुआ था कि सारा का सारा रूल्स रेगुलेशन एंड क्राउन जो होगा अब उनके अंदर होगा, ठीक है। तो ये याद रखना 1858 में, जस्ट क्रांति के 1 साल बाद। क्रांति बहुत खतरनाक था, 1857 की क्रांति की वीडियोस देखना, बहुत लोग मारे गए थे।
इसीलिए ऐसा डिसीजन लिया गया था इंग्लैंड के क्वींस के द्वारा, ठीक है। तो ये रहा। अब देखते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो आज भी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वेयर एस्टैब्लिश इन 1857। तो 1857 में 3 बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो आज भी है भारत में, और बहुत लोग इसमें पढ़ भी रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये 1857 में किया गया था। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किनके कार्यकाल में, उस समय वाइसराय कौन था इंडिया का? तो याद रखना, यहाँ पर लिखा तो नहीं गया है लेकिन ये जरूर याद रखना, उस समय वाइसराय जो है इंडिया का लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में ये सारे घटनाएं हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आते हैं लॉर्ड लिंटन, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लो। लॉर्ड कैनिंग के समय में 3-4 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना कि क्रांति, 1857 की क्रांति इसी के समय में हुआ था, जिसको म्यूटिनी बोलते हैं। और लॉर्ड कैनिंग जो था हमारा पहला वाइसराय था और लास्ट गवर्नर जनरल था, ये दोनों याद होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग जो था, इसके समय पे यूनिवर्सिटीज़ बनी थी। कौन कौन यूनिवर्सिटीज़? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1857 में। फिर 1858 में एक रूल पास किया गया जिससे क्या हो गया, वाइसराय ऑफ इंडिया के पास लिमिटेड पावर रह गई। ये सारा का सारा अथॉरिटी जो है, सारा का सारा हक जो है अब चल गया ब्रिटिश के जो इंग्लैंड थे उनके पास, ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स में अंतर है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था एक कंपनी था जो कि भारत में व्यापार करने आया था, वो धीरे धीरे भारत में जो है रूल करने लगा, ठीक है। तो वही व्यापार जो ट्रेडर्स लोग थे उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। फिर वो लोग भारत में इतना ज़्यादा हावी हो गया ना, भारत पे उल्टा सीधा काम करने लगा, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इस कंपनी का जो लोग थे उसका पावर छीन लिया गया 1858 में। अब सारा का सारा पावर इंग्लैंड के हाथ में, ठीक है। तो नाम से ही पता चलता होगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी था जो कि व्यापार करने के मंशा से आया था, लेकिन देखा भारत के लोग बकलोल हैं तो उसका फ़ायदा उठाया और पूरा दम राजपाट करने लगा। फिर लॉर्ड लिंटन आता है 1876 में और 1880 तक रहता है। इसने क्या क्या किया, दिल्ली दरबार की जो मतलब बनाया जाता था, दिल्ली में एक दरबार हुआ करता था, ठीक है, इसी के समय में स्टार्ट हुआ था दिल्ली दरबार। तो ये क्वेश्चन आता है किसके समय में ये दिल्ली दरबार स्टार्ट हुआ था? तो ही ऑर्गेनाइज द ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877 टू डेकोरेट द क्वीन विक्टोरिया विद द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद। इसने लॉर्ड लिंटन ने बहुत इंपॉर्टेंट काम की है। किसकी? इसने एक दिल्ली दरबार सजाया था। क्यों सजाया था? क्योंकि जो इंग्लैंड की महारानी थी, क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया महारानी का नाम है, तो उस महारानी का ये नाम था क्वीन विक्टोरिया, वो आने वाली थी भारत। तो उसी की खुशी में लॉर्ड लिंटन जो है क्या किया, दिल्ली दरबार सजाया था, ठीक है। और क्वीन विक्टोरिया को एक नया नाम दिया, टाइटल दिया, जिसका नाम है कैसरे हिंद। कैसरे हिंद क्वीन विक्टोरिया को ही कहा था, किसने? लॉर्ड लिंटन ने, ठीक है। और इसने एक बहुत और फेमस कामें की है लॉर्ड लिंटन के द्वारा। पास इन द फेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिंटन के समय में ही पास किया गया और इसके द्वारा ही किया गया। तो याद रखना 2 चीज़ें, इसके समय पे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया आई थी, इसी की खुशी में दिल्ली दरबार सजाया गया था, और इसी के समय पे वर्नाकुलर प्रेस समझते हो, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा, हु पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? देन आंसर इज लॉर्ड लिंटन। फिर बोलेगा कब पास किया गया? 1878 में, ठीक है। इसके समय पे किसने दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज किया था? तो इसने ही किया था, लॉर्ड लिंटन ने। किसके समय पे भारत में महारानी सबसे पहली बार आई थी? ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया के समय जो थी ये महारानी था और इसके समय में आई थी। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। और क्वीन विक्टोरिया को क्या टाइटल दिया गया था? कैसरे हिंद किसने दिया था? लॉर्ड लिंटन ने दिया था। फिर लॉर्ड लिंटन के बाद रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। सबके नाम में लॉर्ड लगा हुआ है। लॉर्ड मतलब भगवान नहीं, ठीक है, लॉर्ड मतलब भगवान नहीं होता है। ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे इसीलिए लगा लेते थे। टाइटल है, प्रीफिक्स है, बोल सकते हो, भगवान मत समझ लेना लॉर्ड, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 4 सालों के लिए लॉर्ड लिंटन के जाने के बाद ये आता है। और इसने क्या किया? रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो रिपील्ड मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है कि ख़त्म करना,
ठीक है। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट लॉर्ड लिंटन ने लाया था, रिपन ने उसको रिपील्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो याद रखना। और उसके बाद इसने एक नया चीज़ पास किया लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास किया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट इसने पास किया, ठीक है। अब तुम लोग इतना डिटेल में नहीं पूछने लग जाना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या क्या बातें की गई थी, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन था। तो एक्ट बस याद रखो, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। फिर उतना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में और उतना डिटेल में पूछेगा भी नहीं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने शुरू किया था ये याद होना चाहिए, किसने ख़त्म किया ये याद होना चाहिए। फिर लॉर्ड रिपन में एक और काम की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882 में ये हुआ था, ठीक है। तो इसने 1882 में ये एक्ट लाया था। उसके बाद इसने एक और चीज़ पास की है, ही पास द लेवर्ट विल इन 1883 विच इनेबल इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ट्राई यूरोपियन क्रिमिनल्स, ठीक है। इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंडियन लग गया यहाँ पे, तो इंडियन का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम, अब उनको थोड़ा सा पावर मिलना शुरू हुआ, ठीक है। तो पास द लेवर्ट विल विच इनेबल, ठीक है, इनेबल इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ट्राई यूरोपियन क्रिमिनल्स पे ट्राई कर सकते थे अब डीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा काम किया इसने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह हटाया। उसके बाद देखो डफर आया है, लॉर्ड डफरिन, इसका नाम है लॉर्ड डफरिन। इसको डफर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इन सबके बीच में ला दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस सुने ही होंगे नाम, राहुल गांधी अभी इसके हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके समय में आया था ये क्वेश्चन आता है, लॉर्ड डफरिन। और ये डफर इसको क्यों कहा जाता है? डफर समझते हो बेवकूफ़? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ही आगे चल के इन सभी अंग्रेज़ का सबका बैंड बजाता है। अब तुम जानते हो भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस से फेमिलियर हो गए गांधी जी, और गांधी जी सबका बैंड बजाते हैं। तो ये लाना इसके लिए बहुत बड़ी भूल साबित हो गई, क्योंकि इसने अगर ये नहीं लाया होता तो गांधी जी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, बस गांधी जी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, और गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, और उसके यूज़ कर के भारत को आज़ादी दिलवाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर नहीं होता तो गांधी जी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और शायद आज़ादी और डिले होती, 1947 में तो नहीं मिलती, और बहुत बाद जाके मिलती। तो ये मंच तैयार कर दिया इसने, लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है। तो ये याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इसके समय में आया था, ठीक है। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन वहाँ बोलते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया था, पार्सनाइज्ड बंगाल अक्टूबर 1695 इंटू 2 प्रोविंसेस, बंगाल को 2 प्रोविंसेस में पार्सन किया गया। पार्सन मतलब होता है अलग अलग बांटना, ओके। तो लॉर्ड कर्जन ने ये किया था, 1905 में ये किया था, पार्सनाइज्ड द बंगाल इनटू 2 डिफरेंट प्रोविंसेस, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। बंगाल आज जो देखते होगे, आज बंगाल को नाम बंगाल थोड़ी है। भारत में जो बंगाली लोग रहते हैं कोलकाता, वो कहाँ रहते हैं? वेस्ट बंगाल में रहते हैं कि ईस्ट बंगाल में? वेस्ट, ठीक है। वेस्ट बंगाल एक स्टेट है ना भाई। तो बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। अब ये बाद में चल के वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल ही रह जाता है, लेकिन ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन जाता है। तो बंगाल 2 थे, देखो ना, दोनों के नाम अब तुमको मिलता जुलता रहेगा। बंगाल 2 थे, इसका पर्सनाइजेशन किया गया किसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, और बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। एक बन गया वेस्ट बंगाल, एक बन गया ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल ही रह गया, और इसका नाम अभी नहीं बदला है, अभी भारत में हम लोग वेस्ट बंगाल ही इसको कहते हैं। लेकिन ईस्ट बंगाल का जो नाम है वो बदल गया, और उसका नाम हो गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भी बंगाली रहते हैं, और वेस्ट बंगाल में भी बंगाली रहते हैं। लेकिन चूँकि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का भी एक अलग इतिहास है, ठीक है। बांग्लादेश बनने से पहले ये जो ईस्ट बंगाल है, इसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान से अलग होकर के इसने बांग्लादेश बनाया था, ठीक है। तो इसका अलग कहानी है।
तो याद रखना, बंगाल को दो भागों में बांटने वाला, टू प्रोविंसेस में बांटने वाला कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, 1889 में आया था, 1905 में ये चला गया था। उसके बाद देखो लॉर्ड हार्डिंग्स आया था, इसने जो बंगाल का पार्सन था दो पार्टों में, उसको क्या किया था, इसने शुरू किया, कर्जन ने शुरू किया और इसने हार्डिंग ने उसी को पार्सन को कैंसिल कर दिया, बोला नहीं हो। तो 1911 में ये कैंसिल किया गया, ठीक है। तो इसने शुरू किया, इसने कैंसिल किया, बोला ठीक है तुमने कर दिया लेकिन मैं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर इसने जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट काम की है, और ये इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि भारत की राजधानी आज के टाइम पे क्या है? दिल्ली कि कलकत्ता? तो बोलेंगे आज के टाइम पे हमारा जो राजधानी है वो दिल्ली है। तो सबसे पहली बार वो वायसराय का नाम बताओ जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है। भारत में जो पहले राजधानी हुआ करता था वो कलकत्ता हुआ करता था, ये तो चीज़ें पता होगी, बेसिक जीके है। लेकिन कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने वाला कौन सा वायसराय है? जो कि राजधानी पहले हमारी कलकत्ता थी लेकिन बाद में दिल्ली आ गई, और दिल्ली को सबसे पहले शिफ्ट किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1911 में। 1911 में इसने दो कामें की है। कलकत्ता की राजधानी थी लेकिन उसको बदल करके दिल्ली कर दिया, एंड इसने ये जो पार्सन ऑफ बंगाल था उसको कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने से क्या होगा? ठीक है, कैंसिल करने से कुछ तो होगा नहीं, ठीक है। अब बाद में चल के ये बांग्लादेश तो बनना ही है आगे चल के, लेकिन ये इसने अपना पूरा कोशिश किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो याद रखना, दिल्ली को राजधानी सबसे पहली बार कब बनाया गया था? 1911 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। फिर लॉर्ड हार्डिंग के बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके समय में आया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी रूल्स लिखी गई थी, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को नाम से पता चल रहा होगा इंडिया एक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि एक्ट जो लाया गया था सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंग्लैंड वाले के थे लेकिन इंडिया में लाया गया था, तो इसीलिए इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सारे रूल्स किसके थे? इंग्लैंड वालों के। इसको एक और नाम दिया जाता है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। वायसराय तो ई था लेकिन इसके अंदर एक और इसका चमचा था जिसका नाम था चेम्सफोर्ड। दोनों मिल करके एक रिफॉर्म्स लाता है, उसका नाम रखता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। 1999 में आया था, और इसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो संविधान है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, उसमें से ज़्यादातर जो रूल्स रेगुलेशन है यहीं से लिए गए हैं, तो ये इससे भी ज़रूरी है। वाज पास्ट। उसके बाद देखो रॉलेट एक्ट तुमने बहुत सुना होगा, जालियांवाला बाग भी तुमने बहुत सुना होगा। तो यहाँ पर देखो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था जिसमें बहुत सारे सिख लोग को मारे गया था, ठीक है। तो इसी के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। रॉलेट एक्ट मतलब समझते ही होगे, बहुत कॉमन हो गया ये, अब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रॉलेट एक्ट बिना कोई मतलब के, बिना कोई एविडेंस के, बिना कोई सबूत के अंग्रेज़ लोग किसी को भी पकड़ सकता है, किसी को भी गोली मार सकता है, किसी को भी जेल में डाल सकता है, ये था। कोई उनके पास सबूत नहीं था, मनमानी बोल सकते हो, मनमानी करता था पूरा। तो यही रॉलेट एक्ट था, तो इसके समय में आया था। और जलियांवाला बाग मस्करे जो हुआ था, हत्याकांड, ठीक है, मस्करे मतलब हत्याकांड, वो इन्हीं के समय में हुआ था। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 को ही आया था, ठीक है। और रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे हमारे कौन? जलियांवाला बाग में जो सिख वगैरह लोग थे, हमारे जो इंडियंस लोग थे, वो बोल रहे थे कि रॉलेट एक्ट जो है बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल ख़राब है, इसको वापस लो। तो सब लोग इसका विरोध कर रहे थे। अब अंग्रेज़ लोग को अच्छा नहीं लगा कि रॉलेट एक्ट हमने इतना अच्छा से लाया है और इसका विरोध किया जा रहा है। फिर आदेश दिया गया, इसमें से क्या हुआ? जलियांवाला बाग करवा दिया गया। एक बोल रहे हैं, एक फील्ड था चारों तरफ से घिरा हुआ था, उसी वहीं पे सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इधर ट्रेन जला दिया, उधर बम फोड़ दिया, सब लोग बस धरना पे बैठे हुए थे। और उसी धरना में आता है पतला रास्ता से कोई घुसता है, फिर दाएं दाएं गोली मार के सबको मार देता है, ठीक है। एक भी नहीं बचता है क्योंकि पूरा जो ग्राउंड था ना कवर था, बाहर जाने का एक भी रास्ता नहीं था, मात्र एक रास्ता था, उस रास्ते पे खड़ा था मोगेम्बो, यानी
मोगैम्बो मतलब मूवी में है, मतलब अंग्रेज़ लोग खड़ा था। देखो अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसके समय पे जलियांवाला बाग हुआ, तो ये तो तुम लोग बता दोगे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था, लेकिन जलियांवाला बाग स्टार्ट किसने किया था? भारत के लोग जो समय थे, सिख लोग जलियांवाला बाग में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग आंदोलन पे बैठे हुए थे, उस पर गोली किसने चलाई थी? तो उसमें गोली जो थी, एक वहीं के ऑफिसर थे इंग्लैंड के, बोल सकते हो पुलिस, तो उसका नाम था जनरल डायर। ठीक है, डायर ने सब पे गोली चलवाई थी। उसके आदेश पे सारे सेनाओं ने, जो उस समय थी हवलदार वगैरह लोग था, वो सब गोली चलाने लगा और बहुत सबको मारा गया। इसमें से एक और घटना है, सभी लोग, जो औरत लोग थी, बच्चा लोग थे, कुआं में कूद गया था और कुआं में भी मारा गया। तो सब पूरा दम तहस नहस कर दिया था भाई। जलियांवाला बाग कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके समय पे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पे, मैंने अभी देखो बताया था तुमको कि भारत में जो है ना, आज़ादी की भनक, आज़ादी का सुगंध कहाँ से आना शुरू हो गया था? इसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय, जब ये फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बना था, उसके समय पे ही आना शुरू हो गया था, क्योंकि भारत के लोग अब आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिए थे 1857 में, क्योंकि इनके अत्याचार से लोग परेशान थे। तो 1857 की क्रांति की। फिर उसके बाद इसके समय पे, चेम्सफोर्ड के समय पे, नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। नन कोऑपरेशन मूवमेंट, वहाँ, ठीक है, असहयोग आंदोलन इसको हिंदी में कहा जाता है, जिसमें असहयोग किया जाएगा, मतलब ब्रिटिश लोग को सहयोग नहीं करेंगे, उनके सामान ही नहीं खरीदेंगे, उनके कपड़े नहीं पहनेंगे, एंड दिस दैट, बाइकआउट करना, समझ लो। ठीक है, नन कोऑपरेशन मतलब बाइकआउट करना। तो ये शुरू किया गया था। ठीक है, किसके समय में? ये क्वेश्चन आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? और कौन हो सकते हैं? वही हमारे द ग्रेट, और कौन भाई? बापू, हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय हेड थे। देखो यहाँ पर ये आया था 1884 में, ये ले आया इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर वही वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस मंच का यूज़ करके गांधी जी यहाँ पर अपना आ गए। फिर इन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन। कैसे आज मोदी जी जो हैं भाषण देते हैं, गांधी मैदान हो जाए या कहीं पे भी कोई बड़ा मैदान में, तो वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, तो उसमें गांधी जी कलकत्ता में भाषण दे रहे थे, और वहीं पे इन्होंने खुलासा किया था कि अब हम लोग, भारत के लोग असहयोग करेंगे, उन लोगों को बाइकआउट करेंगे। कलकत्ता में किया था इन्होंने, 5 सितंबर को 1920 था शायद, डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन 1920 ही याद रखना तुम लोग। ओके, गूगल कर लेना, मुझे 1920 याद है तो मैं बता रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा कंफर्मेशन होना, मुझे मतलब थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि 1920 या 1921, तो 1920 में हुआ था, इतना मुझे याद है। आप लोग गूगल कर लेना कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था। मेरे ख्याल से तो 1920, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। किन के द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और किसके समय में स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। क्यों किया गया था? क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड बहुत ख़राब था और गांधी जी अब चुप रहने वाले नहीं थे, तो इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया, नन कोऑपरेशन मूवमेंट कलकत्ता में शुरू किया, और पूरे भारत में ये फैल गया। फिर कलकत्ता में तो शुरू हो गया, गांधी जी में इतना पावर था कि पूरे भारत के लोग को अपनी बातों पे मना सकते थे, उनके बात में इतना दम थी। मोदी जी जब भाषण देते हैं तो बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं ना, उसी तरीके से गांधी जी देते थे, पूरा भारत प्रभावित होता था। ठीक है, तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर आता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, इसके समय में बहुत अच्छा काम हुआ। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1928। तो क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन जो है इंडिया में, कमीशन था एक, बहुत सारे लोगों का ग्रुप था, बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ लोगों का ग्रुप था, उसी को बोला जाता है साइमन कमीशन, जो इंग्लैंड से आता है इंडिया में। ठीक है, कब आता है? 1928 में आता है, 1928 में आता है। ठीक है, किसके समय में आता है? लॉर्ड इरविन के समय में आता है। ये साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी आज़ादी के लिए, याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसके समय पे फिर गांधी जी चुप रहने वाले तो नहीं थे, इन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। देन इन्होंने दांडी मार्च बहुत फेमस है, इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया। ठीक है, पैदल यात्रा जिसको बोलते हैं। मार्च करना मतलब क्या होता है? जनवरी फरवरी मार्च वाला मार्च मत समझना, मार्च मतलब मार्च करना, याद, पैदल चलना। ठीक है, तो दांडी मार्च जो है इन्होंने शुरुआत किया था कब? मार्च को
वैसे याद रखना यार, मार्च में शुरू हुआ था इसलिए भी दांडी मार्च भी बोला जाता है, ठीक है। मार्च में शुरू हुआ था, कब, कौन से मार्च में, 12 तारीख को, 12 मार्च को ये शुरू किया गया था 1930 में, ठीक है, 1930 में। उसके बाद गांधी जी और यहाँ पे भी नहीं रुके, देख रहे थे कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, नन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये अंग्रेज़ लोग को थोड़ा बहुत से नहीं पता चलने वाला है, थोड़ा कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। फिर दांडी मार्च किए तो देखें यहाँ पर भी कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन डर नहीं रहा है अंग्रेज़ लोग। फिर इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 1930 में, ठीक है, दांडी मार्च के जस्ट बाद सिविल ठीक है, तो ये देख लेना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फिर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हुआ, इन्होंने गांधी जी से रिलेटेड, ये पूछेगा किसने स्टार्ट किया, गांधी जी, ये भी गांधी जी, ठीक है। किनके समय में हुआ था याद रखना, नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इनके समय में हुआ था, लेकिन दांडी मार्च लॉर्ड इरविन के समय में, सिविल डिसओबीडियंस लॉर्ड इरविन, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके समय में, चेम्सफोर्ड के समय में। उसके बाद आता है अगला टॉपिक है वाइसराय। लॉर्ड इरविन के समय में और भी कामें हुई है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंग्लैंड 1930, ठीक है, 1930 में इंग्लैंड में पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। क्यों हुआ, भारत में जो इतना आंदोलन वगैरह चल रहा था, गांधी जी लोग बहुत सारे, गांधी जी अकेले थोड़ी कर रहे थे, भारत की जनता सब लोग कर रही थी आंदोलन, तो उसको लेकर के इंग्लैंड वाला काफ़ी परेशान था कि भारत में हो क्या रहा है, इतना लोग एक साथ कैसे आ गए, ठीक है। तो ये तो गांधी जी का कमाल था ना कि सबको संबोधित करके सारे लोग को अपने बस में किया और सब लोग भारत के लिए लड़ रहा था। पहले ऐसा नहीं था, पहले इंग्लैंड वाले आराम से एकदम मैगी खाते रहता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको तो फ़र्क नहीं था कि इंडिया वाले लोग तो बकलोल हैं, आज़ादी वगैरह का मांग नहीं करेंगे, लेकिन गांधी जी के आने के बाद सारे लोग का जो मन है बदल गया और सब लोग आज़ादी की बात करने लगे। इसी के कारण अंग्रेज़ लोग बोला ये क्या हो गया, ये सब तो ज़्यादा तेज़ हो गया है, कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने मीटिंग वगैरह करना शुरू किया, जैसे कि देखो साइमन कमीशन भारत में आया। उसके बाद आया फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगाया गया इंग्लैंड में, उसमें बहुत सारे इंग्लैंड के ऑफिसर, वाइसराय वगैरह बैठे थे और इंडिया पर चर्चा कर रहे थे कि गांधी जी कौन है यार, गांधी जी को बुलाओ तो यहाँ इंग्लैंड में, कौन है ये गांधी जी। तो बोलता है सर वो गांधी जी कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते हैं, ऐसे ही पूरा दम अधनंगा फ़कीर कहा जाता है उनको, ठीक है। ऐसी बात चर्चा वगैरह कॉन्फ्रेंस में होता क्या है, चर्चा वगैरह होता है। तो फिर बोला गया गांधी जी को बुलाओ, तो गांधी जी बोले नहीं जाएंगे। गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल, नहीं आएंगे इंग्लैंड, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड वाले तो तेज़ थे, चालबाज तो थे ही, दोगला तो थे ही। उन्होंने फिर एक चाल चली, ठीक है, कि मतलब चाल क्या चली, बहुत बड़ी चाल चली इसने कि अगर आप आते हैं हमारे, देखो पहली बार किया तो पहली बार नकार दिया गया, दूसरी बार किया तो दूसरी बार चाल ये चली कि अगर आप आते इंग्लैंड में तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी तो यही तो चाह ही रहे थे, गांधी जी को आज़ादी चाहिए थी, तो गांधी जी उनके बात में आके चले जाते हैं। लेकिन जो वादा किया था ये लोग इंग्लैंड ने वो मुँह कर जाता है फिर, तो गांधी जी तो और गर्मा गए कि धोखा हुआ है मेरे साथ, आज़ादी का वादा करके इसने लेमचूस भी नहीं दिया। तो फिर यहाँ पर देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब किया गया था, 1930 में। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट दोनों के बीच में समझौता हुआ था, उसका बोलते गांधी इरविन पैक्ट। इरविन कौन था, वाइसराय था, और गांधी हमारे गांधी जी, उनके बीच में पैक्ट हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था, मार्च में, ठीक है। वाज साइंड एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज विड्रॉन, ठीक है। देखा कितना बड़ा चाल था, गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है इसने शुरू किया, फाइन। अब इरविन वगैरह थोड़ा टेंशन में आ गया, इसने इंग्लैंड कॉल किया तो इंग्लैंड में टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये निर्णय निकला, कंक्लूजन, कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ और ये सिविल डिसओबीडियंस को तुरंत ख़त्म किया गया। गांधी जी का जो विद्रोह कर रहे थे उसको थोड़ा सा रोक लगा दिया गया, अब ख़त्म हो गया, विड्रॉ कर लिया गांधी जी ने। गांधी जी ने बोला अब हम कोई मूवमेंट वगैरह नहीं करेंगे, मूवमेंट वगैरह करने की ज़रूरत क्या है, भारत को आज़ादी दे रहे हैं लोग। तो गांधी जी पीछे हट गए लेकिन गांधी जी के साथ धोखा हो गया ना। फिर उसके बाद देखो लॉर्ड बालिंगडन आता है, लॉर्ड वेलिंगडन, ठीक है। तो इसको कॉमनवेल्थ अवार्ड इनके समय में आया था 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट इसके समय में ही साइन किया गया, पूना पैक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है पास किया गया था इसी के समय में, ध्यान रखना, पास किया गया। सबसे पहले इन्फॉर्म कब किया गया था, पास यहाँ पे हुआ है, लेकिन इसका चर्चा पहले ही हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का,
एक मिनट, कहाँ गया यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो देखो 1919 में, इसको मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते थे, दोनों ने याद रखना चाहिए। 1919 में ये पास किया गया। फिर उसके बाद ये वाला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक 1919 में पास किया गया था, उसको चेम्सफोर्ड से याद रखना, और इसका लॉर्ड विलिंगडन से याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये, तो याद रखना। हमारा जो संविधान है ना वो लेटेस्ट वाला पर बना है। अगर मैंने वहाँ पे बोल दिया कि हमारा संविधान इससे बना है तो कहना ज़्यादा सही नहीं है। जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे हमारा संविधान बना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये होगा सही आंसर, ठीक है। भारत के संविधान इसमें से काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था भारत में, इसलिए इंडिया में लाया गया था, इसलिए इंडिया एक्ट इसका नाम है। तो लॉर्ड विलिंगडन के समय में 2-3 मेजर कामें हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसके समय में आया था। 1999 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके समय में आया था? कमेंट करके बताना। तो बाबू ओवर में लिखा गया है, ठीक है, उसका पूछ रहा हूँ। 1935 तो इसके समय हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किसके समय में आया था? कौन था उस समय वायसराय भारत का? तो ये हो गया। पूना पैक्ट इसी के समय में आया था। कॉमनवेल्थ अवार्ड्स भी इसी के समय में आया था। फिर उसके बाद लॉर्ड विलिंगडन के बाद आता है लॉर्ड लिंथगो। क्रिप्स मिशन 1942 इसके समय में आया था। फिर इसके समय में सबसे बड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट, खाना पीना छोड़ के पूरा धरना पे गांधी जी, और यहाँ पे अहिंसा से किया था, ठीक है, कोई भी मारपीट नहीं। गांधी जी को, गांधी जी के जितने भी सपोर्टर्स थे सबको लाठी वगैरह से अंग्रेज़ मारता था, लेकिन गांधी जी प्रोटेस्ट नहीं छोड़े। और क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने 8 अगस्त 1942 को शुरू किया, क्योंकि गांधी जी को बहुत धक्का लगा था, बहुत मतलब धोखाबाजी हुई ना यार। इसने बोला कि मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिए। तो गांधी जी ने बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने धोखा कर दिया। तो गांधी जी तो कुछ करने वाले तो थे ही, इनका अगला स्टेप था, सबसे बड़ा स्टेप इन्होंने लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट करवा दिया। और फाइनली यही बनता है आज़ादी का कारण। सबसे बड़ा मूवमेंट था ये क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त 8 को शुरू हुआ 1942 में, और फिर 1947 तक चलो, फिर आज़ाद हो गए हम लोग, ठीक है। इसके अंदर तो ये याद रखना, ये वाला वाइसराय से बस एक ही क्वेश्चन आता है कि इसके समय में क्रिप्स मिशन स्टार्ट किया गया था, 1942 में स्टार्ट किया गया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट इसी के समय में हुआ था। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गया ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसका नाम, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड जो है बेवली, कैबिनेट मिशन प्लान। अगला क्रिप्स मिशन प्लान लॉर्ड लिंथगो के अंडर आया था, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लास इसके अंदर आया था, ठीक है। तो थोड़े थोड़े नाम में बदलाव हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। दोनों में मिशन लगा हुआ है तो एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। क्रिप्स मिशन अलग है, कैबिनेट मिशन अलग है। कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री लोग बैठते हैं, ठीक है। ये सब भी याद रखते चलना, ब्रैकेट में जो दिया गया कि कब आया था कब गया था, ओके। फिर उसके बाद आता है लास्ट, लॉर्ड माउंटबेटन, द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है? हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। हु वाज द लास्ट? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर भारत उसके बाद आज़ाद हो गया, ये लास्ट था, ठीक है। इसके बाद भारत आज़ाद हो गया। तो भारत आज़ाद हो गया तो वाइसराय वगैरह का भारत में क्या काम? भागो, अपना देश जाओ, इंग्लैंड जाओ। तो ये लास्ट था, ठीक है। देखो ना, मार्च 47 में बना और अगस्त में चल गया, सबसे कम समय के लिए बना था। मतलब 1947 मार्च में बना, जून जुलाई, उसके बाद अगस्त, 3 महीना बस ख़त्म। तो इससे क्वेश्चन यही बनेगा, हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। एक क्वेश्चन और बचता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब आज़ाद भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्री इंडिया का। फ्री इंडिया बोलो चाहे इंडिपेंडेंट इंडिया बोलो, बातें किए, तो वो यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद भारत आज़ाद, थैंक्स टू गांधी जी। एंड गांधी जी के साथ साथ और भी लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, सब देखते हैं, ठीक है। ये तो समरी हो गया एक तरीके से।
ठीक है। भगत सिंह, इन सभी का भी बहुत, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं सबका रोल रहा है आज़ादी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी से हुआ है, गांधी जी को सहयोग बहुत सारे लोगों ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत बड़े थे सहयोगी। 1857 की क्रांति देख लेते हैं एक बार, वैसे तो इस पर डिस्कशन हो ही गया है। ये कब हुआ था, जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है 1857 की क्रांति, तो 1857 में शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? मंगल पांडे मूवी तुमने देखी होगी। मंगल पांडे मूवी जो है, मंगल पांडे एक सैनिक था जो कि अंग्रेज के लिए काम किया करता था, अंग्रेज़ों के लिए, ठीक है। तो उसके बंदूक में गाय का चमड़ा का कुछ लगाया हुआ था, और मंगल पांडे थे, पंडित जी थे। आप पंडित जी चमड़ा उमड़ा से, तो ये चीज़ों से तो बहुत नफरत करते हैं, और उसके देख करके जब पता चला कि इसमें ऐसा है, उनके बंदूक में ऐसा है, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो पूछा जाता है व्हाट वाज द इमीडिएट काउज ऑफ रिवोल्ट 1857, तो मंगल पांडे, ठीक है। लेकिन इमीडिएट काउज अलग होता है और पीछे से जो काउज चला आ रहा है, देखो इमीडिएट काउज मतलब होता है कि जिसके वजह से एकदम कोई क्रांति एकदम जस्ट बाद स्टार्ट होती है। जैसे कि मंगल पांडे ने 2 पुलिसमैन को मार दिया गोली से, मूवी देखना पता चलेगा। उसके बाद ये 1857 जस्ट इसके बाद शुरू हुआ था, जस्ट इसके बाद मंगल पांडे के हरकत के बाद शुरू हुआ, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट काउज। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में भी तुमको पढ़ाया था कि 1857 की क्रांति जो है ना, एक ऐसी क्रांति है जो बहुत दिनों से भारत के लोग चाह रहे थे, इसकी प्लानिंग कर रहे थे। जैसे कि मैंने तुमको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बंगाल में जो लूटपाट की गई, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, देन दिस डेट हुआ, ठीक है। फिर वो पेंशन वाला मामला था, ठीक है। फिर वो बेगम हजरत महल वाला, सब लोग के अंदर में ये क्रांति जो था ना बहुत दिनों से चलता आ रहा था। अब उसको मंच दे दिया मंगल पांडे ने। अब मंगल पांडे ने दे दिया, भारत के सारे लोग मिल गए और क्रांति कर दिए। और जगह जगह से, भारत में हर जगह से, बंगाल से, बिहार से, सब जगह से लोग विद्रोह करने लगे। पटना से, बिहार से वीर कुंवर सिंह, बिहार में एक बेगूसराय बोल रहे यार, ये भुला गए। बिहार का एक जगह है जहाँ पे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ होगा तो पता चलेगा। मतलब बिहार से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। सब लोग मिल करके ये 1857 की क्रांति में लेते हैं। फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी, टाटा टोपी हो जाएंगे नीचे से, ठीक है। सब लोग मिले थे, ठीक है। तो ऑन मार्च 29, 1857 ए सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे अटैक्ड एंड फायर्ड एट हिज सीनियर एट बराकपुर इन बंगाल। बराकपुर रेजिमेंट था, वहाँ पे इन्होंने अपने सीनियर में गोली मारी और उनको मार दिया जान से, ठीक है। क्यों मारा जान से? क्योंकि उनके बंदूक में चमड़ा था गाय का, तो वो सहन नहीं हुआ मंगल पांडे से। पंडित जी थे वो, ठीक है। तो बराकपुर में ये हुआ था, बंगाल में ये जगह है बराकपुर, वहाँ पे ये मंगल पांडे ने ऐसा घटना किया था, ठीक है। उसके बाद मंगल पांडे के साथ बहुत सारे सैनिक आगे जो भारत के थे, भारत के जो सैनिक काम कर रहे थे इंग्लैंड के लिए, वो मंगल पांडे का साथ देते हैं। इन 19th एंड 34th नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री समझते एक ग्रुप होता है, इन्फेंट्री एक ग्रुप होता है बहुत सारे सोल्जर्स का। तो 19वीं एंड 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, नेटिव मतलब जो भारत के थे, ठीक है, वो लोग इनके साथ थे। और फिर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, और क्या, फिर मार धाड़ पूरा चालू हुआ। फिर ऑन 10 मई, देखो मार्च 29 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है। 29 मार्च याद रखना, शुरुआत। फिर मार्च के बाद आता है, मार्च के बाद चला जून जुलाई, ठीक है। मई फिर आता है ना, मार्च मई, 10 मई को क्या होता है? देयर वाज ए म्यूटिनी, मतलब क्रांति, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, लड़ाई शुरू हो गया। 10 मार्च को पूरा भारत में फैल गया ये क्रांति। शुरुआत में तो बस सैनिकों के बीच में मारधाड़ हो रहा था ना, अभी पूरा भारत के लोग आ गए, रानी लक्ष्मीबाई, सब जगह से लोग आने लगे। तो 10 मई को देयर वाज ए म्यूटिनी ऑफ सिपोइज एट मेरठ। सिपोई का म्यूटिनी, सिपोई का वार, सिपोई मतलब सिपाही, सिपाही समझते हो, पुलिस। 10 मई को स्टार्ट हुआ, मेरठ में स्टार्ट हुआ, और इसमें 3rd नेटिव कैवेलरी भी शामिल हो गए। 3rd, देखो नेटिव कैवेलरी का सब है 3rd 4 5 6 7, तो 19वीं 34वीं और 3rd ये हो गया। फिर देखो मुगल एम्परर बहादुर शाह द्वितीय वाज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। बहादुर शाह द्वितीय जो था, हमारा जो मुगल साम्राज्य हमने पढ़ा, मुगल एम्पायर,
उसमें देखा बहुत सारे लोग आए, अकबर, जहांगीर, ब्ला ब्ला। उसके बाद सबसे लास्ट जो था मुग़ल एम्परर, वो बचा हुआ था उस समय जब 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस समय लास्ट मुग़ल एम्परर एक बचा हुआ था जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। इसको इंडिया का किंग घोषित कर दिया गया। ये बहुत अच्छी काम करी गई, क्योंकि इंडिया का जो किंग होगा, सारा इंडिया वाले मारधाड़ कर रहे हैं। अब कल को इंग्लैंड वाला आएगा, पूछेगा क्यों भाई इतना मारधाड़ क्यों मचाए तुम लोग, इंडिया वाले से सवाल पूछेगा, तो क्या जनता से पूछेगा कि राजा से? तो राजा से पूछेगा। तो इसको बकलोलवा को बना दिया गया राजा, अब इसको जवाब देना था, ठीक है। अब इंग्लैंड वाले इसके पीछे हाथ दौड़ के पड़ गए, क्योंकि इंग्लैंड वालों को लग रहा था कि बहादुर शाह द्वितीय का ये कारनामा है, लेकिन बेचारा ये तो फंस गया ना, इसको बना दिया गया किंग, घोषित कर दिया गया। अब ये फंस गया, और फिर इसको मारा है इंग्लैंड वाला बहुत मार। तो ये इंडिया वाले ने बहुत अच्छी काम की थी बहादुर शाह द्वितीय को इंडिया का इम्परर बताने का कारण, ठीक है। उसके बाद देखो, ग्रीस्ड कार्टिजेज विद इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट, ठीक है। इमीडिएट कॉज मैंने बताया मंगल पांडे हैं। इम्पोर्टेंट पर्सन, 1857 में कौन कौन लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ से कौन से? तो देखो, बिहार से भी एक थे, सब जगह से लड़ाई आया था। बख्त खान, ठीक है, इन्होंने दिल्ली में कैप्चर कर लिया। वाज फ्रॉम द बरेली, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, वही वाला बरेली, ठीक है। तो बख्त खान ये हमारे फ्रीडम फाइटर है। 1857 में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और इन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था लड़ाई के दम पे, ठीक है। दिल्ली पे जो कि अंग्रेज़ों का था, फिर दिल्ली पे कब्जा इन्होंने किया था अपने दम पे। तो बख्त खान कहाँ से थे? बरेली से थे, और ये उस समय आर्मी के एक आदमी थे, हिस्सा थे, यूनिट ऑफ एन आर्मी, मतलब एक यूनिट थे, ठीक है। उसके बाद नाना साहिब के बारे में मैंने बताया था, इनका तो पेंशन का मामला था, कल ही के क्लास में मैंने पढ़ा है, तो पेंशन का मामला था इनका, ठीक है। तो नाना साहिब जो हैं कानपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो नाना साहिब एलायस, उसके बाद नाना साहिब के साथ कौन था दोस्त? धोंडू पंत, ऋषभ पंत नहीं, धोंडू पंत, इनके साथ ये लड़ रहे थे, कानपुर से इन लोग लड़ रहे थे, अलॉन्ग विथ तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला। तात्या टोपे का नाम सुने हो? तो तात्या टोपे हो गया, अजीमुल्ला हो गया, नाना साहिब हो गए एंड ढोंडू पंत हो गए। ये सभी लोग कानपुर से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। और देखो, भारत में 1857 की क्रांति सब जगह से हुई थी, तो सब जगह, जैसे कि बरेली से ये थे, कानपुर से ये सब चारों थे। फिर आगे देखो, बेगम हजरत महल अवध से डिक्लेयर हर सन एज द नवाब ऑफ अवध। बेगम हजरत महल ने 1857 की लड़ाई में ये भी भाग ली थी, और अपने जो बेटा था उसको क्या कर दिया कि नवाब ऑफ अवध है, ये मेरा बेटा नवाब है अवध का, इसने घोषित कर दिया अपने दम पे, ठीक है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का तो नाम सुने ही होंगे, द विडोड क्वीन ऑफ राजा गंधार राव झांसी। विडोड क्वीन मतलब क्या? विधवा थी, किसकी विधवा? गंधार राव, ठीक है। झांसी का वो राजा था, उसी का राजा का विधवा थी। ये मर जाता है तो विधवा ही हो गई झांसी की रानी, तो झांसी की रानी, समझ गए। फिर तात्या टोपे जो हैं इनके साथ काम किया करते थे, अगर तुमने देखा होगा मूवी वगैरह तो तुम जानते होगे। तात्या टोपे जो है इनके दरबार में ज्वाइन कर लिए, फिर रहने लगे इनके साथ, ठीक है। एंड दे डिफीटेड द, इन्होंने, झांसी की रानी ने काफ़ी मुस्लिमों को मारा है, जैसे कि देखो सिंधिया में से जो अंग्रेज़ थे उसको भगाया। सिंधिया कहाँ पड़ता है? ग्वालियर में पड़ता है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिल करके सिंधिया में जो अंग्रेज़ वगैरह थे, सिंधिया ग्वालियर में पड़ता है, उसको भगाया। बट बोथ वेयर डिफीटेड बाय श्री होगरोस। फिर आगे चल के इनको हार का भी सामना करना पड़ता है रानी लक्ष्मीबाई को, किनके द्वारा? होगरोस के द्वारा। सर होगरोस सैनिक था, उसके द्वारा ये हार जाते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। सी डाइड ऑन 17 जून 1858, जस्ट एक साल बाद। सबसे बड़ी लीडर रानी लक्ष्मीबाई जब वो मर जाती है, कब? 1858 में। फिर ये जो है ना, ये 1857 क्रांति वो धीरे धीरे फिर ख़त्म होने लगता है, क्योंकि सारे के सारे जो लीडर्स थे वो मरने लगे। अब लीडर्स ही नहीं रहेगा तो क्रांति करेगा कौन? तो फिर ऐसे हो गया। फिर बिहार से हो गए वीर कुंवर सिंह, शेखपुरा जिले, ठीक है, शेखपुरा से थे वो। यहाँ पे नहीं दिया गया उनके बारे में, लेकिन लिख लेना। पटना से भी कुछ लोग थे, ऐसा नहीं है, पटना से भी कुछ लोग थे, लेकिन उतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, ठीक है। तो पटना वाले अगर एग्ज़ाम दे रहे हो पटना यूनिवर्सिटी का, तो पटना वाला याद कर लेना, शायद आ सके, आ जाए। यहाँ पे देखो, फिर आर्य समाज,
ये आर्य समाज शुरू किया गया किनके द्वारा? हिज मोटो वाज गो बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास। आर्य समाज शुरू करने वाले जो थे ये एक तरीके से धार्मिक सुधार था, ठीक है। तो आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन आता है, दयानंद ने कि राजा राम मोहन रॉय ने? क्वेश्चन ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तुम लोग बताना। तो देखो यहाँ पर देखो, इस आर्य समाज जो है शुरुआत की गई थी, क्यों की गई थी? इसमें इसका जो मोटो था वेद की ओर लौटो, क्योंकि वेद में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है और ये अंग्रेज़ लोग का बात क्या करोगे भाई, वेदों की ओर लौटो। भारत हमारा महान था वेद की वजह से। फिर उसके बाद देखो इंडिया फॉर द इंडियंस, इंडिया जो है इंडिया फॉर द इंडियंस, इंडिया इंडियंस के लिए है ना कि इंग्लैंड के लिए। इंडिया में इंडिया वाले लोग रहेंगे ना कि इंग्लैंड रहेंगे। तो ये 2 मोटो था। पूछा जाता है व्हाट वाज द मोटो ऑफ आर्य समाज, तो ये दोनों याद रखना, गो बैक टू द वेदास एंड इंडियन फॉर द इंडियंस, ठीक है। ही डिसरिगार्डेड पुराण्स, ठीक है, इन्होंने पुराण्स को डिसरिगार्ड किया। इनका आइडियल वर्सेस कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, कास्ट वाला जो सिस्टम है, तुम बड़ा हम छोटा, इसको भी इन्होंने डिस्कार्ड किया, ठीक है, डिसगार्ड किया, ओके, पुराण को भी, और अनटचेबिलिटी, छुआछात को भी। फिर ही एडवोकेटेड विडो रीमैरेज, ठीक है, इन्होंने विडो रीमैरेज को इन्होंने लाया। जैसे कि विधवा वगैरह जो पहले थी उसकी शादी नहीं हो पाती थी, लेकिन इनके समय में ये होना शुरू हुआ, विधवा लोग भी शादी कर सकती है। उसके बाद दयानंद, अरे यार यहाँ तो आंसर ही दे दिया तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज किसने शुरू की थी? मैं सोचा था कि यहाँ पर नहीं रहेगा तो अच्छा रहता, तुम लोग बताते, गूगल पे सर्च करते, गूगल पर सर्च करने के बाद कुछ तो तुम खुद से करते जिससे तुमको याद होता, ठीक है। तो दयानंद का जो यहाँ पर व्यू था, सोचना था कि पब्लिश्ड इज फेमस वर्क सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो दयानंद व्यूज वेयर टू पब्लिश इज फेमस वर्क, इनका एक बहुत बड़ा काम था, लिखा था इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, इनको फेमस करना था, पब्लिश करना था, तो इन्होंने किया भी। उसके बाद देखो रामकृष्ण मिशन, ये है विवेकानंद के द्वारा लाया गया था, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन किन के द्वारा लाया गया था? फाउंडेड बाई विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का पुराना नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है, पुराना नाम है, लेकिन जब ये महान बने तो इनका नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद रखा गया, ठीक है। कब लाया गया था ये रामकृष्ण मिशन? ये सभी धार्मिक सुधार है, धार्मिक आंदोलन, ठीक है। ये सब तो आंदोलन चल ही रहा था, ये सब तो लड़ाई वगैरह चल रहा था, लेकिन धर्म के स्तर पे ये सब था, ठीक है। तो विवेकानंद ने लाया था रामकृष्ण मिशन, 1863 से 1902 तक चला था, और ये 1857 में लाया गया था, ख़त्म, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? फिर आयरिश वुमेन मार्गरेट नोवेल नोन एज द सिस्टर ऑफ निवेदिता पॉपुलराइज्ड इट। ये जो निवेदिता है, जिसका ओरिजिनल नाम मैर्गरेट नोवेल इनका ओरिजिनल नाम है। ये आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश मतलब आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने भाषण दिया था विवेकानंद ने जा कर के, और उसी कारण ये बहुत फेमस चर्चित हो गए थे। और कहीं ना कहीं विवेकानंद का फेमस होने का जो क्रेडिट जाता है इस लेडी को जाता है, निवेदिता को। इसका, और निवेदिता तो इंडियन नाम है ना, इसको उपनाम है, कैसे तुम लोग का निकनेम होता है तो वही निकनेम है। इसका ओरिजिनल नाम है मार्गरेट नोवेल, आयरलैंड की रहने वाली थी। उसके बाद देखो यंग बंगाल मूवमेंट, बंगाल में हुआ था मूवमेंट। यंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि फाउंडेड बाय हेनरी लुइस विवान डिरोजियो, ठीक है, 1809 से 31 तक चला। ही वॉज द टीचर इन हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता में आज भी हिंदू कॉलेज है, वहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वही वाला कॉलेज की बात कर रहे हैं। हिंदू कॉलेज में ये टीचर थे, कौन? हेनरी लुइस। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये 9 से 31 तक चला था, 1809 से 31 तक। फिर देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड बाय द वेस्टर्नर्स हु ड्रीव द इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन थॉट एंड कल्चर। ये किनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी लाया गया था? वेस्टर्नर द्वारा, मतलब जो वेस्ट में रह रहे थे लोग, भारत के वेस्ट में, उनके द्वारा, भारत से बोल दिया, सॉरी, ये जो वेस्ट में रह रहे थे उस समय वर्ल्ड में, वेस्ट में, उनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। और इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया था? फ्रॉम द इंडियन थॉट एंड द कल्चर। इंडियन थॉट एंड कल्चर एक है, उसमें से इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंस्पिरेशन ली और इसको लाया, ठीक है। उसके बाद देखो मैडम HP
ब्लाटवस्की, मैडम HP ब्लाटवस्की लेड द फाउंडेशन ऑफ द मूवमेंट इन US इन 1875। तो मैडम HP ब्लाटवस्की जो है इसका फाउंडेशन जो है US में भी ले गई 1875 में, वही लिखा गया है लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस मूवमेंट इन US यानी अमेरिका इन 1875। उसके बाद लेटर कोल MS ऑलकोट ऑफ द US आर्मी ज्वाइंड हर। फिर ब्लाटवस्की जो मैडम थी उनके साथ ये जो आर्मी था कहाँ का, US का, अमेरिका का, वो इनके साथ आ जाता है, ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन हर। फिर 1882 में इट वाज शिफ्टेड टू इंडियन अदायर तमिलनाडु। फिर इसको जो है ना इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेशन हो गया, फिर ये US पहुंच गया, फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया 1882 में कहाँ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का पुराना नाम अदायर था, ADYAR, ओके। उसके बाद एनी बेसेंट वाज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो नई प्रेसिडेंट चुनी गई उसका नाम है एनी बेसेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1907। फिर और मूवमेंट है, देखो अलीगढ़ मूवमेंट। ये अलीगढ़ मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ही एनकरेज्ड मुस्लिम टू एक्सेप्ट द वर्च्यूज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। तो पूछा जाता है किनके द्वारा ये अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, सर सैयद अहमद खान। और इन्होंने सब लोग को, जितने भी लोग रह रहे थे अलीगढ़ में, उनको इनकरेज किया। उस समय ज़्यादातर अलीगढ़ में मुस्लिम लोग रहते थे, कुछ ही हिंदू रहते थे। तो मुस्लिम लोग इन्होंने मतलब इनकरेज किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको, उसकी जो वर्च्यूज़ है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने, ही फाउंडेड द अलीगढ़ स्कूल। तो अलीगढ़ मूवमेंट में ही एक नया स्कूल बना था जिसका नाम था अलीगढ़ स्कूल इन 1875। तो अलीगढ़ स्कूल कब बनाया गया था, 1875 में, ठीक है। द स्कूल वाज मेड इनटू द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1877, ठीक है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल मतलब विदेशी लोग बनवाए थे इस कॉलेज को, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, दोनों मिलके बनाए थे, भारतीय एंड विदेशी। तो इसलिए नाम है मोहम्मदन है, सॉरी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में फिर ये आ गया अलीगढ़ स्कूल। द कॉलेज ग्रू इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब वो कॉलेज जो है ना, आज के टाइम पे अलीगढ़ स्कूल नाम का कोई कॉलेज नहीं है, अलीगढ़ स्कूल नहीं है, वही बदल के बन चुका है आज के टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुस्लिम जो भाई बहन है सब यहाँ पर बहुत पढ़ते होंगे, तुम जानते भी होगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद देखो इम्पॉर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज़, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज़ थी जो भारत को आज़ाद होने में मदद की है। कौन कौन से, द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, मैंने तुमको बताया था, डफरिन के द्वारा, डफर ने किया था इसको शुरुआत। तो देखो कब हुआ था ये पूछा जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है ना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। किसके कार्यकाल में हुआ था, उस समय डफरिन था, ठीक है। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी गई थी, ठीक है। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। और ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, A.O. ह्यूम वाला, ठीक है। एन इंग्लिश मैन, A.O. ह्यूम कौन था, इंग्लिश मैन था, एंड ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। तो A.O. ह्यूम जो था एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, IAS था, ठीक है। और इसके द्वारा ये शुरू किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो पहला सेशन है, पहला जो सभा है वो कहाँ पे शुरू किया गया था, बॉम्बे में, ठीक है, अंडर बिक्रम चंद्र बनर्जी। ये देखो, ये स्टैटिक GK वाला क्लास देखना, वहाँ पे भी पहला क्लास में ये पढ़ाया है, फर्स्ट क्लास में। तो ये पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, A.O. ह्यूम द्वारा। लेकिन ये पूछा जाता है कि जो पहला सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, किसके अंडर में हुआ था, बनर्जी के अंडर में हुआ था 1885 में। देखो 1885 में ये बना INC, इसको शॉर्ट में INC बोलते हैं। तो INC 1885 में बना, फिर 1885 में बॉम्बे में बना। सबसे पहली बार इसका सेशन कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में। अब बॉम्बे में कौन इसकी देखभाल में, किसके देखभाल में हुआ, बनर्जी के देखभाल में हुआ था, ठीक है। 72 इसमें टोटल 72 जो थे डेलीगेट्स अटेंड कर रहे थे, 72 लोग।
फिर आगे देखो, बंगाल का विभाजन मैंने ऊपर में बताया किनके समय में हुआ, फिर किन्होंने इसका कैंसिलेशन किया, ऊपर में मैंने वायसराय वाले में पढ़ाया था तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बंगाल का विभाजन आखिरकार हुआ कैसे, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था उसने शुरुआत किया था, फिर उसको ख़त्म भी किया गया था, फिर अल्टीमेटली चल के ये लास्ट में बांग्लादेश बन ही जाता है। कैसे, तो देखो यहाँ पर लिखा गया, ये सारे तो मैंने बता दी ना लॉर्ड कर्जन वाली कहानी ऊपर में, देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कहाँ बताया, ऊपर में तो पढ़ाया था। लॉर्ड कर्जन कहाँ गया, देखो लॉर्ड कर्जन वाइसराय ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब, 16 अक्टूबर 1905, इंटू 2 प्रोविंसेस, बंगाल को 2 भागों में, ठीक है, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। देन इसका फिर लॉर्ड कर्जन का अगला जो वाइसराय है इसको फिर कैंसिल कर देता है, ओके, कैंसिल हो जाता है। फिर वही वाली चीज़ें लिखी गई है ना यहाँ पे, कोई अलग से नहीं है, सेम चीज़ है। लॉर्ड कर्जन ऑन अक्टूबर 16, 1905 थ्रू ए रॉयल प्रोक्लेमेशन रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंसेस ऑफ बंगाल इन साइज क्रिएटिंग द ईस्ट बंगाल एंड असम आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल से अब 2 चीज़ बन गया था, अब ईस्ट बंगाल और असम भी बना है बंगाल से ही, ठीक है। तो इसके द्वारा बनाया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इन्होंने ही विभाजन किया। बंगाल एक ही था, अब उससे तोड़ तोड़ के एक नया नया चीज़ बनाने लगा ईस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल आगे चल के बनता है बांग्लादेश, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू सेटअप द कम्युनल गाय, ये करने का इसके पीछे इसका मकसद ये था कि ऑब्जेक्टिव ये था, वाज टू सेटअप कॉमनल गॉय बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम जो आज की डेट में लड़ते हैं, कहीं ना कहीं इसके वजह से लड़ते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के बीच में इसने क्या किया ना, फूट डाली है, फूट डालो और भारत पे राज करो, फूट डालो नीति थी इनकी, ठीक है। तो फूट डाली और क्या, आज भी फूट डालते आ रहा है। फिर स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट था, और हैड इट्स ओरिजिन इन एंटी पार्टीशन ऑफ मूवमेंट इन बंगाल। ये जो पार्टीशन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसी के समय की कहानी है, 1905 में हुआ था, और ये वो जो हो रहा था ना पार्टीशन, उसके खिलाफ था। तो स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन एंटी पार्टीशन, पार्टीशन के आगे एंटी लगा गया, मतलब विरोध कर रहे हैं। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल, लाल बाल पाल एंड, लाल बाल पाल थे, तीनों नाम हैं, लाल बाल पाल एंड अरविंदो घोष प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। तो लाल बाल पाल एंड घोष, इन तीनों ने काफ़ी, ये चारों ने मिलकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बंगाल का जो पार्टीशन हो रहा था उसके खिलाफ, ठीक है। फिर बोनीफायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स बोनीफाइस ऑफ फॉरेन गुड्स वेयर कंडक्टेड एट वेरियस प्लेसेस, ठीक है। फॉरेन गुड जो था, बाहर से सामान जो आता था, उसके खिलाफ बोनीफाइस कंडक्ट किया गया जगह बहुत सारे जगहों पे इंडिया में। फिर मुस्लिम लीग के स्टार्ट की गई, अब ये मुस्लिम लीग के कारण बना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भारत से टूटा। तो देखो सेटअप इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान। यहाँ पर बहुत सारे लड़कों गलती करके आ जाते हैं कि मुस्लिम लीग को जिन्ना मार के चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग जब बना था 1906 में, तो इसका शुरुआत, इसको स्टार्ट किया किसने किया था, जिन्ना ने नहीं किया था, ठीक है। इसका स्टार्ट जो है आगा खान ने किया था, आगा खान उसका नाम था। तो मुस्लिम लीग का शुरुआत आगा खान ने किया, ठीक है। उसके बाद आगा खान ने भी किया, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका थे, उसने भी इसमें योगदान दिया। फिर नवाब मुहसिन मुल्क, इन्होंने भी, इन सब का मिली जुली भगत है। और मुस्लिम लीग बना मुस्लिमों के लिए, क्योंकि उस समय सब लोगों को लग रहा था कि भारत में मुस्लिम लोग अनसेफ है, इसलिए मुस्लिम लीग बनाया गया। ये भी एक तरीके का पार्टी है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसी तरीके से। तो फिर उसके बाद देखो, इट वाज ए कम्युनल एंड कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये जो मुस्लिम लीग था, इसने बोला नहीं ठीक हो रहा है, बंगाल जो 2 भागों में बट रहा है बहुत अच्छा, यही होना चाहिए, मतलब ये सपोर्ट कर रहे थे इसका। तो ये सपोर्टर्स थे, और ये सपोर्टर्स क्यों थे, क्योंकि जो बंगाल विभाजन हो रहा था, जो ईस्ट में थे ज़्यादातर मुस्लिम थे, तो ये मुस्लिम के हित में बोल रहे थे कि ठीक हुआ है, मुस्लिम लोग को एक अलग जगह दे दो, मुस्लिम लोग अलग रहेंगे ना, हिंदू के साथ नहीं रह सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसी के कारण मुस्लिम लीग ने
बोला सही हो रहा है, जो किया सही किया, कर्जन ने जो किया है, लॉर्ड कर्जन ने सही किया है। तो मुस्लिम लीग का सपोर्टर्स था, ठीक है। और जो कि ये सपोर्टर्स था और ये स्वदेशी मूवमेंट का विरोध कर रहा था मुस्लिम लीग, क्योंकि सब वो स्वदेशी मूवमेंट जो था ना, बोल रहा था कि ये गलत हो रहा है, ये जो पार्टीशन हुआ है बंगाल का गलत हो रहा है, लेकिन ये बोल रहा था सही हुआ है। तो ये अंग्रेज का सपोर्ट कर रहा था और स्वदेशी मूवमेंट जो थे उसका विरोध कर रहा था। कौन? मुस्लिम लीग। और इन्होंने क्या फिर बोला? डिमांडेड अ स्पेशल सेफ गार्ड टू द कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को स्पेशल सिक्योरिटी सेफ गार्ड दिया जाए, ऐसा इनका डिमांड था। किन से? अंग्रेज़ों से, ठीक है। एंड सेपरेट इलेक्ट्रोट फॉर द मुस्लिम, एंड इन्होंने एक चीज़ और डिमांड की कि मुस्लिम के लिए एक अपना नेतृत्व लीडर होना चाहिए, एक अपना इलेक्ट्रोट होना चाहिए, ठीक है, जो मुस्लिम पे ध्यान दे। हिंदू जो लीडर्स वगैरह होंगे वो हिंदू पे ध्यान देंगे, मुस्लिम पे क्यों देंगे? ऐसा ऐसा इन्होंने कहा कि एक मुस्लिम इलेक्ट्रेट का डिमांड किया। तो अंग्रेज़ लोग इस पे ध्यान दे रहे थे, अंग्रेज़ लोग इस पे काम करना शुरू भी कर दिए थे। फिर देखो सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहले सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। फिर सूरत वगैरह सब जगह हुआ, कलकत्ता में भी बहुत बार हुआ। तो सूरत सेशन में क्या हुआ था? 1907 में हुआ है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पहले एक था, अभी वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। कहाँ पे हुआ था? सूरत सेशन में हुआ था, ठीक है। दोनों ग्रुप का नाम है, एक है एक्सट्रीमिस्ट, एक है मॉडरेट्स, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कैसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला दूसरा। कब हुआ? 1907 में। कब? सूरत सेशन में ऐसा हुआ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स। द सूरत सेशन इन 1907, extremists were led by लाल पाल वाइल, moderates by गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वाला है वो किनके द्वारा लीड कौन कर रहा था? लाल बाल पाल। लेकिन मॉडरेट्स जो था वो गोखले ने इनको लीड किया। फिर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1916 में। ये बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था 1916 अप्रैल में एट पूना में ये शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें एनी बेसेंट एंड एस सुब्रमण्यम अय्यर एट अदायर एंड नियर मद्रास, ठीक है। तो ये जो होम रूल मूवमेंट है, होम मतलब भारत, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था 1916 में। फिर इनके बाद एनी बेसेंट आती है सितंबर 16 में। शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में किया, फिर सितंबर में एनी बेसेंट जो है मद्रास में, मद्रास मतलब अडायर मद्रास में पड़ता है तमिलनाडु में। इसने किनके साथ मिल करके? एनी बेसेंट ने सुब्रमण्यम के साथ मिल करके, सुब्रमण्य अय्यर के साथ मिल करके वहाँ पर भी ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था ये स्टार्ट करने का? सेल्फ गवर्नमेंट, भारत के लोग भारत चलाएंगे, ना कि इंग्लैंड के लोग। तो सेल्फ गवर्नमेंट मतलब हम लोग भारत को चलाएंगे, अंग्रेज़ लोग नहीं। तो सेल्फ गवर्नमेंट, भारतीय लोग का गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ, डांडी मार्च हुआ, लाहौर सेशन हुआ, साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी। तो इसको अभी तक क्या करें, देख लेते कितना अभी बाकी है। तो अभी बहुत है भाई। तो अगेन इसको पोस्टपोन करते हैं कल के लिए, ठीक है। बाकी टॉपिक जो बचे हुए हैं खुद से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो कल की वीडियो में देख लेना। अभी इतना रहने देते हैं क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है फिलहाल, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो यहीं पे रखने देते हैं। फिर देखो कहाँ तक हमने पढ़ाया, यहाँ तक पढ़ाया। जलियांवाला बाग को नहीं पढ़ाया अभी, यहाँ तक। फिर आपका कौन कौन सा टॉपिक बच जाता है? लखनऊ पैक्ट हो जाता है, डंडी मार्च हो जाता है, लाहौर सेशन हो जाता है, स्वराज पार्टी हो जाता है, साइमन कमीशन, चौरी चौरा वार इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खलीफात मूवमेंट। ये सारे टॉपिक्स अभी बच गए हैं। गांधी इरविन पैक्ट और है द कम्युनल अवार्ड्स, कम्युनिटी मिशन प्लस 1946, पूना पैक्ट, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान का डिमांड किया गया, वो भी पढ़ना है। फिर रिवोल्ट इन 1942, द क्विट इंडिया मूवमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे।
पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत से कैसे पाकिस्तान टूट के नया बना, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत लास्ट में आज़ाद कैसे हुआ। तो ये कल 30 मिनट की क्लास होगी, उसमें सब कवर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।